हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जावा के बारे में। जावा क्या होता है? आज से हम जावा पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि जावा पे वीडियो बनाया जाए, तो इसलिए हमने सोचा कि अब जावा पे हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे जावा होता क्या है और जावा की उत्पत्ति होने के पीछे क्या महत्वपूर्ण रीज़न थे, इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर हम जावा की बात करें, तो जावा बेसिकली है क्या? ये जावा की हिस्ट्री है ना? अगर मतलब जावा की पूरी हिस्ट्री इसमें है। जावा को कब, कहाँ, किसने, कौन-कौन लोगों ने मिलकर डेवलप किया। हम आपको शॉर्ट में बताना चाहते हैं कि जावा होता क्या है एक्चुअली में। तो यहाँ पे देखिए हमने जावा को यहीं पे शॉर्ट में मैंने डिफाइन कर दिया है। तो अगर हम जावा की बात करें, तो जावा भी एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज है। जैसे सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, वैसे भी ही जावा भी एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज है, जिसका अपना खुद का प्लेटफ़ॉर्म होता है। प्लेटफ़ॉर्म का मतलब ये हो गया कि हम जावा के जो प्रोग्राम होते हैं, वो किसी भी प्रकार के प्लेटफ़ॉर्म पे, किसी भी प्रकार के ओएस पे, कोई भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हो, हम आसानी से वहाँ पे जावा के प्रोग्राम को हम आसानी से रन करा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जावा एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज है, जिसको सन माइक्रोसिस्टम नाम की कंपनी में 1991 में जेम्स गोसलिंग और उनकी टीम के जो सदस्य थे, उनके द्वारा उसको डेवलप किया गया था। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो जावा है, जावा एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज है, जिसको जेम्स गोसलिंग और उनके साथ एक टीम थी, उस टीम के कई सदस्य थे, जिसमें पैट्रिक नॉफ्टन, माइक शेरिडान, है ना? एडी फ्रैंक, क्रिस वार्थ, ये सब लोग थे, जो जेम्स गोसलिंग की टीम के मेंबर थे। उस टीम को ग्रीन टीम के नाम से जाना जाता है ना? ग्रीन टीम। तो ये लोग मिलके 1991 में जावा को इन्होंने क्या किया? इंट्रोड्यूस्ड किया, मतलब जावा को इन्होंने डेवलप किया और इसमें सबसे मेन रोल जेम्स गोसलिंग का था, इसीलिए जेम्स गोसलिंग को फादर ऑफ जावा भी कहा जाता है। शुरुआत में जावा का जो नाम था वो ओएक था, ओएक, है ना? शुरुआत में जब 1991 में जावा को डेवलप किया गया तो उस शुरुआत में उसका नाम ओएक था, जिसको बाद में 1995 में ओएक से बदल के क्या कर दिया गया? जावा कर दिया गया। ठीक है? ये जावा की एक छोटी-सी हिस्ट्री थी, जिसके बारे में हमको जानना ज़रूरी था। ठीक है? वैसे अगर हम जावा की बात करें तो जावा जावा से पहले भी लैंग्वेजेज़ आई थी, जैसे सी लैंग्वेज आई थी, सी प्लस प्लस भी लैंग्वेजेज़ आई थी। तो क्या ज़रूरत पड़ी जावा की? क्यों हम जावा पढ़ें? तो उसके बहुत सारे महत्वपूर्ण रीज़न हैं, जिसकी जो ये प्रूफ करते हैं कि हमको जावा को पढ़ना चाहिए। जो ये बताते हैं कि जावा जावा अगर जावा की तुलना अगर हम सी और सी प्लस प्लस से करें, तो जावा बहुत बेटर लैंग्वेज है, अगर हम तुलना करें सी से और सी प्लस प्लस से। तो कैसे बेटर है जावा अदर लैंग्वेज से? तो उसके लिए हम लोग जानेंगे फीचर्स के। जावा के कौन-कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फीचर्स हैं, जिनकी वजह से जावा को पढ़ना चाहिए? तो सबसे पहली बात ये है कि जावा एक प्रकार की सिंपल लैंग्वेज है। जावा एक प्रकार की सिंपल लैंग्वेज है। जावा को सिंपल क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट थे सी और सी प्लस प्लस के, जिसको जावा से हटा दिया गया है। जैसे पॉइंटर, जो लोग सी लैंग्वेज पढ़े होंगे या सी प्लस प्लस पढ़े होंगे, उनको पॉइंटर के बारे में पता होगा। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर एक वेरिएबल होता है बेसिकली, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो पॉइंटर एक बड़ा कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होता था। तो ये जो बिगिनर्स होते थे या प्रोफेशनल्स होते थे, तो जब वो मतलब ये पॉइंटर बड़ा कन्फ्यूजिंग होता था। कब किस समय स्टिक लगाना है, कब किस समय नहीं लगाना है, कैसे उसको यूज़ करना है ना? ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी होती थी। ख़ास करके जो बिगिनर्स होते हैं, उनको पॉइंटर बहुत उनके लिए पॉइंटर का कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इस टाइप के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जो कॉम्प्लिकेटेड थे, थोड़ा डिफ़िकल्ट थे, उनको जावा से हटा दिया गया है। सिर्फ़ कॉम्प्लेक्सिटी ही एक महत्वपूर्ण रीज़न नहीं था पॉइंटर के हटाने का। एक और महत्वपूर्ण रीज़न था कि पॉइंटर की वजह से हमारा प्रोग्राम, अगर पॉइंटर को हमने सही तरीके से यूज़ नहीं किया, तो प्रोग्राम हमारा ईज़िली क्रैश हो सकता है। क्रैश होने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारा जो प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट हो रहा होगा, उसका एग्ज़ीक्यूशन एकाएक रुक जाएगा। है ना?
तो इस वजह से जावा को मतलब जावा में पॉइंटर को हटा दिया गया। पॉइंटर एक कॉन्सेप्ट था, एक कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर का था, यूनियन, इनमरेशन, है ना? टाइप डेफ, ये जितने भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप थे सी और सी पर्पस में, इनको भी जावा से हटा दिया गया है, जो सिक्योरिटी पर्पस से उतने अच्छे नहीं थे। इसके अलावा अनसाइंड का कोई भी कॉन्सेप्ट जावा में नहीं है। अनसाइंड का मतलब ये हो गया कि जैसे सी में आप पढ़े होंगे, इंट के केस में साइंड इंट भी होता था, अनसाइंड भी इंट होता था, है ना? तो ये सारे इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जावा से हटा दिया गया है। जो मतलब बहुत प्रॉब्लम जो लर्नर्स होते थे, जो बिगिनर्स होते थे, जो जावा सीखने जाते थे, तो वो बड़ा कन्फ्यूज होते थे कि हमको साइंड इंट कब यूज करना है, अनसाइंड इंट कब यूज करना है। तो जावा में अनसाइंड का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमने आपको बताई कि जो जावा में यूज नहीं की जाती हैं। एक तो पॉइंटर, दूसरा जितने भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप थे सी के, जैसे स्ट्रक्चर, यूनियन, इनमरेशन, टाइप डेफ, है ना? अनसाइंड का कॉन्सेप्ट, इन सारे कॉन्सेप्ट को जावा से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। तो ये सारे कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट थे जिनको जावा से हटा दिया गया है, जिससे जावा लैंग्वेज थोड़ी-सी मतलब सिंपल हो गई। और सिंपल होने के रीज़न क्या है? सिंपल होने का एक रीज़न और भी है कि अगर कोई स्टूडेंट जावा सीखने जा रहा है और उसको पहले से सी प्लस प्लस के बारे में पता है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज के बारे में उसको आइडिया है, तो उसके लिए जावा और आसान हो जाता है, क्योंकि जो जावा लैंग्वेज है, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट सी और सी प्लस प्लस के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जावा में यूज़ किए जाते थे। कुछ ही कॉन्सेप्ट को जावा से हटा दिया गया है। सी और सी प्लस प्लस के कुछ ही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल जावा में नहीं किया जाता है। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं सी और सी प्लस प्लस के जिनका इस्तेमाल जावा में किया जाता है। जो ये सारे महत्वपूर्ण बातें जो ये बताता है कि जावा सिंपल लैंग्वेज है, अगर हम तुलना करें किससे? सी और सी प्लस प्लस से। अगर हम फीचर्स में चलें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स की बात होगी, क्योंकि जावा एक प्रकार की प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर हम जावा की बात करें, तो जावा एक प्रकार की प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? तो अगर हम किसी भी कोई भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कब मानी जाती है? जब वह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुल जो 6 फीचर्स होते हैं, उनको फॉलो करे। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कौन-कौन से फीचर्स होते हैं, उसके बारे में अलग से डिस्कशन कर लिया जाएगा, लेकिन हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। जैसे एक तो कॉन्सेप्ट होता है क्लास का, उसके फीचर्स की बात करें तो एक फीचर्स क्लास होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक आपका पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनहेरिटेंस होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है और एनकैप्सुलेशन होता है। ये 6 फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो ये 6 फीचर्स हैं, ये 6 फीचर्स जावा पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जावा एक प्रकार की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या जावा प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो जावा प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जावा पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये हो गया कि जो जावा के प्रोग्राम बनेंगे, कोई भी प्रोग्राम बनाएँगे, वहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा जो और भी फीचर्स होते हैं, जो मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ, उसमें मैं लिख लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे। एक तो एब्स्ट्रैक्शन का फीचर होता है, ऊप्स के अंतर्गत, ठीक है? ये फीचर सपोर्ट करता है। पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर होता है, ये भी जावा सपोर्ट करता है। एनकैप्सुलेशन का फीचर होता है, ये भी जावा सपोर्ट कर इनको आगे डिटेल में पढ़ा जाएगा अगले वीडियो में, ठीक है? एनकैप्सुलेशन होता है और एक और होता है इनहेरिटेंस, है ना? ये सारे फीचर्स जावा सपोर्ट करता है और ये जो 6 फीचर्स होते हैं, ये किसके फीचर्स होते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो अगर कोई भी लैंग्वेज इन 6 फीचर्स को फॉलो करती है, यूज़ करती है, तो हम कह सकते हैं कि वह जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वह एक प्रकार की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है? अब इसके पहले जो सी लैंग्वेज थी, सी प्लस प्लस लैंग्वेज थी, वो सी लैंग्वेज आपकी पूरी तरीके से प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। जबकि सी प्लस प्लस प्रोसीजरल भी था और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी था। जबकि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोई कॉन्सेप्ट जावा में नहीं है। तो एकदम श्योर रहिए कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि जावा कैसी लैंग्वेज है, प्रोसीजरल है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो आप कहेंगे कि जावा एक प्रकार की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है,
फिर यदि ये वो पूछते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से आप क्या समझते हो? तो आप वहाँ पे आप ये बता सकते हो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तब कहेंगे, जब उसके अंतर्गत जो हम प्रोग्राम बनाएँगे, वहाँ पे हम क्लास और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो फिर अगर आपसे आगे पूछा जा रहा है कि सिर्फ़ क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सिर्फ़ क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है? नहीं। तो हम कहेंगे नहीं, इसके साथ-साथ एब्स्ट्रैक्शन का भी फीचर होता है, पॉलीमॉर्फिज़म का भी होता है, एनकैप्सुलेशन का भी होता है और इनहेरिटेंस का भी फीचर्स होता है। तो हम इन सब सारी चीज़ों को बता सकते हैं। फिर अगर वो फर्दर पूछते हैं, अच्छा अभी एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है? तो उसको फर्दर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे, है ना? तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हमको नहीं होना है। फिर एक और फीचर्स होता है, जब फीचर्स डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा एक प्रकार की डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है। अब हम अगर कह रहे हैं कि जावा एक प्रकार की डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड शब्द है, इसकी उत्पत्ति डिस्ट्रीब्यूट शब्द से हुई है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बाँटना या शेयर करना, साझा करना, ठीक है? अब इसके पहले जो लैंग्वेज थी, जैसे सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज, वो जो लैंग्वेजेज़ थी, उनके उनके साथ एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि हम सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि सी और सी प्लस प्लस की जो लैंग्वेज थी, वो इंटरनेट की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करती थी। इंटरनेट की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने का मतलब ये हो गया कि हम किसी भी प्रकार का वेब एप्लीकेशन, है ना? वेब एप्लीकेशन का मतलब वेबसाइट या इंटरनेट से संचालित होने वाला कोई एप्लीकेशंस, वो हम सी और सी प्लस प्लस की सहायता से हम लोग नहीं बना सकते थे। इसका मतलब यही है सीधा-सीधा कि इंटरनेट की प्रोग्रामिंग सी और सी प्लस प्लस दोनों ही सपोर्ट नहीं करते थे और यह भी एक महत्वपूर्ण रीज़न है जावा के डेवलप करने का। जबकि आपकी जावा जावा की जो लैंग्वेज है, ये कंसोल बेस्ड लैंग्वेज तो है ही। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि हम इससे हम कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन तो डेवलप कर ही सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट से संबंधित यदि किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, तो हम जावा की सहायता से आसानी से डेवलप कर सकते हैं। अब यदि इंटरनेट से चलने वाले एप्लीकेशन या ऐसे एप्लीकेशन जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता हो, उससे बेनिफिट क्या है? उससे बेनिफिट यही होता है कि हम उन एप्लीकेशंस के माध्यम से हम अपनी किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। भाई आप मान लीजिए कोई किसी भी प्रकार का ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो, इंटरनेट का इस्तेमाल वेबसाइट के ज़रिए। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट के ज़रिए अगर ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो तो इंटरनेट कनेक्शन का यूज़ करेगा कि नहीं करेगा? तो उस टाइप के एप्लीकेशंस को हम जावा में डेवलप कर सकते हैं, सी और सी प्लस प्लस में डेवलप नहीं कर सकते थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण रीज़न है। अगर आपसे कोई पूछे कि जावा को क्यों डेवलप किया गया? तो उसके 2 महत्वपूर्ण रीज़न हैं। एक तो रीज़न ये था कि सी और सी प्लस प्लस दोनों ही इंटरनेट की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करते थे। दूसरा महत्वपूर्ण रीज़न ये था कि सी और सी प्लस प्लस दोनों ही सिस्टम डिपेंडेंट लैंग्वेज है। सिस्टम डिपेंडेंट क्या होता है? अभी हम उसको आगे बताएँगे। सिस्टम डिपेंडेंट लैंग्वेज क्या होता है और सिस्टम इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्या होता है, उसको हम आगे बताएँगे। ठीक है? बहरहाल जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम एक ऐसा एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, जिसको हम इंटरनेट से कनेक्ट करके किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या किसी दूसरे से हम इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे से मतलब किसी से अ, भी हम इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग कर सकते हैं। वही चीज़ लिखा गया है, इन्फॉर्मेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वेरियस कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क। आपको पता है नेटवर्क के ऊपर बहुत सारे कंप्यूटर के ऊपर इन्फॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। यूजिंग जावा वी कैन राइट प्रोग्राम, जावा का इस्तेमाल करते हुए हम ऐसे प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, बना सकते हैं व्हिच कैप्चर इन्फॉर्मेशन और डिस्ट्रीब्यूट इट टू द क्लाइंट्स, या तो किसी क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है मतलब शेयर कर सकता है या वहाँ से इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। अगला जो फीचर्स है वो है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग, है ना? रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है? जावा प्रोग्राम्स क्यों स्ट्रॉन्ग कहलाते हैं? सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होते हैं? इसका मतलब ये
हम रोबस्ट रोबस्ट की बात कर रहे थे। जावा प्रोग्राम्स स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि ये ईज़िली क्रैश नहीं होते। क्रैश का मतलब ये हो गया कि इनका एग्ज़ीक्यूशन इतना आसानी से बंद नहीं होता है। जबकि सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम की बात करें तो वो आसानी से क्रैश हो सकते थे। क्यों? क्योंकि उसमें पॉइंटर का कॉन्सेप्ट होता था। जैसे इन केस आपको पता है कि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हम किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते थे। तो यदि हम 2 पॉइंटर को जोड़ बैठे, तो 2 पॉइंटर को जोड़ने का मतलब ये हो गया कि हम 2 एड्रेस को जोड़ रहे हैं। तो यदि ये जैसे ही आपने 2 एड्रेस को जोड़ दिया या 2 एड्रेस को घटा दिया या 2 एड्रेस के बीच में गुणा कर दिया या डिवाइड कर दिया, तो एड्रेस एड्रेस पे हम किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। हाँ, एड्रेस पर की वैल्यू को जोड़ा, घटाया अथवा गुणा भाग किया जा सकता है, लेकिन हम एड्रेस को ना ही जोड़ सकते हैं। भाई मेमोरी का जो एड्रेस हम उसमें किसी प्रकार का संशोधन थोड़ी ना कर सकते हैं। वो फिजिकल एड्रेस है, जो रैम के अंदर जो एड्रेसेज़ होते हैं वो एड्रेसिंग होती है, वो फिजिकल एड्रेसिंग होती है, तो उसमें तो हम ना ही जोड़ सकते हैं, ना ही गुणा हाँ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया सकता है। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जा सकते हैं, लेकिन 2 एड्रेस को हम लोग जोड़, घटा अथवा गुणा भाग नहीं कर सकते थे। और अगर इन केस खास करके पॉइंटर में ही र होता था। अगर इन केस पॉइंटर के केस में होता है, मैं कुछ एग्जांपल भी आपको अभी बताऊँगा, है ना? कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण रीजन हैं जिनका अगर गलती से हमने इस्तेमाल कर लिया, तो प्रोग्राम हमारा क्रैश हो सकता है। क्रैश होने का मतलब ये हो गया कि उसका एग्जीक्यूशन एकाएक स्टॉप हो जाएगा, ठीक है? जैसे सी और सी प्लस प्लस में मैंने बताया पॉइंटर का कॉन्सेप्ट होता था, जावा में नहीं है। तो पॉइंटर को यदि आपने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, यूज़ नहीं किया, तो पॉइंटर की वजह से आपका प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया 2 एड्रेस को आप गलती से जोड़ दिए। हमको जोड़ना क्या था एड्रेस पर की वैल्यू को, बल्कि हमने गलती से किसको जोड़ दिया? एड्रेस को। तो एड्रेस की वैल्यू को जोड़ना अलग बात है, एड्रेस को जोड़ना अलग बात है। तो आपसे बाय मिस्टेक हो सकता है, ऐसा नहीं कि जानबूझ के आप प्रोग्राम को क्रैश करना चाहते हो। दूसरा रीज़न ये है कि अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दें, तो ये भी एक महत्वपूर्ण रीज़न है। कि अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है मैथमेटिक्स में इनफाइनाइट हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर में आज तक इनफाइनाइट शब्द का मतलब हमारा इनफाइनाइट क्या होता है कंप्यूटर हमारा नहीं समझता। इनफाइनाइट की मीनिंग क्या है आज तक कंप्यूटर के अंदर नहीं डिफाइन की गई है। तो अगर इस टाइप के मिस्टेक्स होते हैं, तो इस टाइप के मिस्टेक्स को हैंडल जावा में बहुत आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग नाम का फीचर है, जबकि सी में किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। सी प्लस प्लस में है। सी में एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर इस टाइप के प्रॉब्लम या इस टाइप का कोड आपके द्वारा लिखा गया है, तो आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एकाएक बंद हो जाएगा और इसी को कहा जाता है कि प्रोग्राम हमारा आसानी से क्रैश हो गया। जावा में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं लेकिन हम उस उन सब चीज़ों को टैकल कर सकते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के ज़रिए। मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम को हम हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए पूरा का पूरा एक्सेप्शन हैंडलिंग का फीचर होता है, उसका चैप्टर भी होता है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, कि किस तरीके से हम लोग इस टाइप के सिचुएशन को टैकल करेंगे। तो इसीलिए जावा को माना जाता है कि जावा इज़ ए रोबस्ट लैंग्वेज, है ना? या जावा इज़ मोर स्ट्रॉन्ग दैन सी एंड सी प्लस प्लस, ठीक है? अब नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं। जावा जो लैंग्वेज है बहुत सिक्योर लैंग्वेज है अगर हम तुलना करें किससे सी और सी प्लस प्लस से। यही कारण है कि आज के टाइम पे जितने भी ट्रांज़ैक्शन से संबंधित जो एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स होते हैं, है ना? उन सारे एप्लीकेशंस में किसका इस्तेमाल किया गया है? जावा का। समझ में आया? क्योंकि जावा बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब देखिए अ जैसे जितने भी सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट थे, है ना? जितने भी सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट थे जैसे पॉइंटर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया, इन सारे कॉन्सेप्ट को जावा से क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है और जावा एक प्रकार की प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो अधिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है अगर हम तुलना करें किससे? प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। तो ये सारे महत्वपूर्ण रीज़न हैं, जो जावा को क्या बनाते हैं? सिक्योर बनाते हैं। तो हम बात कर रहे थे जावा के सिक्योर होने के रीज़न कौन-कौन से हैं। तो जितने भी सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट सी और सी प्लस प्लस में थे, उन सारे एलिमेंट को क्या कर दिया गया है? जावा से हटा दिया गया है। और हमने एक और रीज़न और बताया कि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो अधिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, अगर हम तुलना करें किससे? प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो यहाँ पे ये जावा लैंग्वेज से बने हुए जो एप्लीकेशन होंगे, उनमें किसी भी प्रकार का वायरस अटैक्स, है ना? या जासूसी
या छेड़छाड़ मतलब आसानी से संभव नहीं है। यही कारण है कि जो जावा से बने हुए एप्लीकेशंस होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, वो ज़्यादा सिक्योर होंगे अगर हम तुलना करें किससे? सी और सी प्लस प्लस से। अब बात करेंगे सिस्टम इंडिपेंडेंस। अब अभी हम ऊपर ही बता रहे थे कि ये शब्द के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो ये शब्द यहाँ पे आ गया। जावा के फीचर्स की जब बात होगी तो ये सिस्टम इंडिपेंडेंस वाली फीचर्स की बात ज़रूर होगी। अब सिस्टम डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? हम पहले सिस्टम डिपेंडेंस के बारे में आपको बताएँगे, फिर सिस्टम इंडिपेंडेंस के बारे में बताएँगे। तो जब सिस्टम डिपेंडेंस की बात होती है, तो इसका मतलब समझिएगा, कोई भी लैंग्वेज सिस्टम डिपेंडेंट कब होगी? जैसे हम देखिए यहाँ पे एक छोटा-सा डायग्राम बनाए हैं, जहाँ पे लिखा गया C/C++, मतलब सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को जब हम कंपाइल कराते हैं, तो ये डायरेक्ट जनरेट करता है क्या? मशीन लैंग्वेज। जैसे मान लीजिए हम जिस अ, सिस्टम पे आपको पढ़ा रहे हैं, इस सिस्टम पे यदि हमने सी अथवा सी के प्रोग्राम को कंपाइल करा दिया, तो वो डायरेक्ट वो कोड कैसे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मशीन लैंग्वेज में। अब ये जो मशीन कोड जो जनरेट होगा, यदि हम अपने इसी सिस्टम पे प्रोग्राम को लिखे हुए हैं, सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को, तो जनरेट कहाँ होगा मशीन कोड? इसी मशीन पे होगा। उस मशीन कोड को आप दूसरे किसी मशीन पे रन नहीं करा सकते, दूसरे किसी सिस्टम पे रन नहीं करा सकते। यही कारण है कि सी और सी प्लस प्लस को सिस्टम डिपेंडेंट लैंग्वेज कहा जाता है। एक बार मैं फिर से बता दूँ, सी और सी प्लस प्लस का कोई भी प्रोग्राम अगर उसको आपने कंपाइल कर दिया, तो वो तुरंत ही आपको मशीन कोड दे देगा। अब उस मशीन कोड को आप किसी दूसरे सिस्टम पे, किसी दूसरे पीसी पे आप यूज़ नहीं कर सकते, रन नहीं करा सकते। क्योंकि हर मशीन का अपना इंटरनल आर्किटेक्चर अलग-अलग हो सकता है, जिसकी वजह से मशीन कोड सपोर्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, दोनों बातें होंगी। लेकिन चूँकि ये मशीन कोड है, तो मशीन कोड जिस मशीन पे जनरेट होता है, उसी मशीन पे उसका एग्ज़ीक्यूशन पॉसिबल है, दूसरे मशीन पे पॉसिबल नहीं है। यही कारण है कि सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सिस्टम डिपेंडेंट लैंग्वेज। मतलब जिस मशीन पे कोड प्रोग्राम आपने लिखा है, रन भी उसी पे होगा, क्योंकि कंपाइल तो वहीं कराएँगे ना। अब हम बात करेंगे जावा की। जावा कैसी लैंग्वेज है? तो जावा पूरी तरीके से सिस्टम इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। यह किसी भी प्रकार के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म पे निर्भर नहीं करता। कैसे हुआ? हम सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। हम सी और सी प्लस प्लस के बजाय अब इस बार हम किसका प्रोग्राम लिखने वाले हैं? जावा का। जावा में भी प्रोग्राम को कंपाइल कराना पड़ता है। तो जब हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं, तो वो बाइट कोड देता है ना? जब हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं, तो वो बाइट कोड देता है। बाइट कोड हम आपको दिखा देते हैं कि बाइट कोड दिखने में कैसा होता है। जैसे हमने जावा का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, ठीक है? हम उस प्रोग्राम को आपको दिखा देते हैं, तो ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमने एक प्रोग्राम बनाया था एबीसी डॉट जावा, है ना? इसको जब हम ओपन करेंगे, चलिए हम नोटपैड में ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें हमारे द्वारा लिखा गया कोड है, जो जिसको मैं जावा का प्रोग्राम कह रहा हूँ। मैं थोड़ा-सा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ, ताकि ये जावा का प्रोग्राम है, जो हमारे द्वारा लिखा गया है, ठीक है? अब यहीं पे इसी लोकेशन पे एक और फ़ाइल है, इसका एक्सटेंशन जाके देखेंगे तो इसका एक्सटेंशन है डॉट जावा, मतलब डॉट जावा वाली जो फ़ाइल होती है, वो हमारे द्वारा लिखी गई फ़ाइल होती है। देखिए, डॉट जावा एक्सटेंशन है। अब यहीं पे एक और फ़ाइल है, जो हमको कब मिलती है? जब हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं। तो जब भी आप जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कराएँगे, तो उसी नाम की एक और फ़ाइल बन जाती है। जैसे देखिए, इसका नाम एबीसी था, इसी नाम की एक और फ़ाइल बन गई, जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास और ये जो डॉट क्लास वाली फ़ाइल होती है, इसमें क्या होता है? इसमें इसी इसी फ़ाइल के अंदर बाइट कोड रहता है। बाइट कोड कुछ इस टाइप का होता है, देख सकते हो। यही ये बाइट कोड है। ठीक है? अब इस बाइट कोड को क्या है ना कि जब ह अच्छा देखिए, इस बाइट कोड को हम किसी भी सिस्टम पे, जहाँ पे जावा इंस्टॉल है, यही बाइट कोड है। इस बाइट कोड को हम किसी भी दूसरे सिस्टम पे ले जाके हम आसानी से रन करा सकते हैं, अगर वहाँ पे उस सिस्टम पे जावा इंस्टॉल्ड है। शर्त यही है, कि जिस सिस्टम पे आप ले जाके इसको रन कराना चाहते हैं, जावा वहाँ पे इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अब आप खुद ही बता सकते हो कि जावा कैसी लैंग्वेज है, सिस्टम डिपेंडेंट लैंग्वेज है या सिस्टम इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है? क्योंकि देखिए सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को जब कंपाइल किया तो तुरंत मशीन कोड मिल गया। लेकिन जावा के प्रोग्राम को हमने कंपाइल किया तो हमको तुरंत मशीन लैंग्वेज नहीं मिला, बल्कि हमको क्या मिल गया? बाइट कोड। बाइट कोड कैसा होता है हमने अभी भी आपको दिखाया है। देखिए बाइट कोड बिल्कुल ऐसा होता है जो कंपाइलेशन के बाद मिलता है। अब इस बाइट कोड, ये जो फाइल है ना एबीसी डॉट क्लास वाली, आप किसी भी सिस्टम पे ले जाइए, इसको सॉरी पेन ड्राइव पे कॉपी करिए, पेस्ट करिए, दूसरे सिस्टम पे रन कराइए। इसीलिए जावा को कहा जाता है क्या? जावा जावा को कहा जाता है राइट वन्स, ये महत्वपूर्ण लाइन है, राइट वन्स रन एनीवेयर।
रन एनीवेयर। मतलब जावा के प्रोग्राम को आप एक बार किसी सिस्टम पे लिख दीजिए, यह जरूरी नहीं कि हमको उसी सिस्टम पे रन कराना, हम किसी दूसरे सिस्टम पे भी ले आके उस जावा के प्रोग्राम को आसानी से रन करा सकते हैं, क्योंकि यह पूरी तरीके से सिस्टम इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक है? हाँ, बाद में जब इस बाइट को इंटरप्रेटर के ज़रिए हम लोग रन कराते हैं, तो ये बाइट कोड फिर से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब चूँकि बाइट कोड को फिर से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर वो जब मशीन लैंग्वेज जब हमको मिल जाएगा, तो वो जिस मशीन पे जनरेट होगा, हम वो वहीं पे रन करेगा, दूसरे पे रन नहीं करेगा। बहरहाल बाइट कोड जनरेट होने की वजह से ये पूरी तरीके से सिस्टम इंडिपेंडेंट लैंग्वेज हो गई। अब हम अगले फीचर्स की बात करते हैं, तो उम्मीद करते हैं सिस्टम डिपेंडेंट लैंग्वेज क्या होता है और सिस्टम इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे पोर्टेबिलिटी की। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इफ ए प्रोग्राम yield द सेम रिजल्ट ऑन एवरी मशीन, मतलब अगर कोई प्रोग्राम है, जैसा मैं कह रहा हूँ कि जावा के एक प्रोग्राम को हम इस सिस्टम पे कंपाइल कराए, रन कहीं और पे करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम सेम इनपुट दे रहे हैं, मतलब हमेशा हम 10 मान लीजिए 2 नंबर को हम जोड़ रहे हैं, तो इस सिस्टम पे हमने 10 और 20 दिया था जोड़ने के लिए। फिर दूसरे सिस्टम पे जहाँ पे ले गए वहाँ पे भी 10 और 20 दिए। तो यहाँ पे यदि 30 आ रहा है रिजल्ट, दोनों को जोड़ने के 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 ही मिलेगा ना। तो वहाँ पे जाके जोड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट वहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा, है ना? रिजल्ट हमारा सेम होगा। तो अगर कोई भी प्रोग्राम सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करता है प्रत्येक मशीन पे, तो इस प्रकार के प्रोग्राम को क्या कहता है? पोर्टेबल, है ना? इस प्रकार के प्रोग्राम को क्या कहता है? पोर्टेबल। जावा प्रोग्राम्स आर पोर्टेबल। दिस दिस इज द रिजल्ट ऑफ जावा सिस्टम इंडिपेंडेंस। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसा मैं कह रहा हूँ ना कि एक सिस्टम पे हमने कंपाइल करा दिया, रन कराने की बात आ रही, दूसरे सिस्टम पे ले आ रहे हैं, तो हमारे रिजल्ट पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए जावा जावा अधिक पोर्टेबल लैंग्वेज होता है, अगर हम तुलना करें किससे? सी और सी प्लस प्लस से। और ये पोर्टेबिलिटी का फीचर्स कैसे आया? सिर्फ और सिर्फ इसका एक महत्वपूर्ण रीजन है कि जावा पूरी तरीके से सिस्टम इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। फिर अगला जो फीचर्स है इंटरप्रेटेड, मतलब जावा के प्रोग्राम्स को कंपाइल कराने के साथ साथ हमको इंटरप्रेट भी करना पड़ता है, मतलब रन कराना पड़ता है। जैसे देखिए लिखा गया है, जावा प्रोग्राम्स आर कंपाइल्ड टू जनरेट द बाइट कोड। जैसे हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में हमको क्या मिलता है? बाइट कोड। दिस बाइट कोड कैन बी डाउनलोडेड एंड इंटरप्रेटेड बाय द इंटरप्रेटर इन द जेवीएम। मतलब जेवीएम मतलब जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है? ये जो जावा वर्चुअल मशीन होता है ना? ये जब आप किसी जावा जावा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तो जावा वर्चुअल मशीन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। यह एक प्रकार की एब्स्ट्रैक्ट मशीन होती है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब आपको दिखती नहीं है। जावा वर्चुअल मशीन एक प्रकार की एब्स्ट्रैक्ट मशीन होती है। इसके तमाम सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे जो आपका प्रोग्राम होगा, उसको लोड करना, लोड करके उसके कोड को वेरीफाई करना, वेरीफाई करने के बाद वेरीफाई करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना, है ना? ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? जेवीएम की। हाँ, रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ये भी मतलब जेवीएम को कुल 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको आगे पढ़ा जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जो जावा इंटरप्रेटर होता है, वो जेवीएम का ही पार्ट होता है, उसका काम ये होता है बाइट कोड को डाउनलोड करके उसको एग्जीक्यूट करना। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स की। तो जावा के जब फीचर्स की बात होती है तो ये हाई परफॉर्मेंस, मतलब इसका जो परफॉर्मेंस होता है, जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है, वो बहुत अच्छा होता है। जावा के प्रोग्राम बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाते हैं अगर हम तुलना करें किससे? सी और सी प्लस प्लस से। लेकिन बात ये आती है कि सी और सी प्लस प्लस में तो कंपाइलर होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इन दोनों के बीच में अगर तुलना करें तो कंपाइलर जो होता है अधिक फास्ट होता है किससे? इंटरप्रेटर से। तो जब फास्ट कंपाइलर होता है तो जावा की परफॉर्मेंस अच्छी कैसे हो गई? उसके रीजन ये है कि इंटरप्रेटर के साथ-साथ एक और कंपाइलर यूज़ किया जाता है जावा में, उसका नाम है जस्ट इन टाइम, है ना? जस्ट इन टाइम कंपाइलर के बारे में आगे पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है, द प्रॉब्लम विथ इंटरप्रेटर इनसाइड द जेवीएम इज़ दैट इट इज़ स्लो। मतलब जेवीएम के अंदर जो इंटरप्रेटर होता है वो स्लो होता है। स्लो क्यों होता है? क्योंकि जो लोग कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर के बारे में पढ़े होंगे, तो उनको ये बात पता होगी कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में एक्सेप्ट करता है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? वही काम लाइन बाय लाइन करता है। तो लाइन बाय लाइन करने जो हो रहा है कोई काम और कोई प्रोग्राम एक ही कंपाइलर क्या कर रहा है? पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कंपाइलर जो होगा वो अधिक फास्टर होगा किससे? इंटरप्रेटर से।
तो जब हम इंटरप्रेटर का इस्तेमाल जावा में कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको लगता होगा स्लो बनाएगा, लेकिन इंटरप्रेटर तो स्लो होता है, लेकिन इसी स्लो होने की वजह से एक और कंपाइलर जो इंटरप्रेटर के साथ वर्क करता है। सिर्फ इंटरप्रेटर ही नहीं होता है, एक और एलिमेंट को ऐड किया गया ताकि जावा के प्रोग्राम की परफॉर्मेंस अच्छी हो सके और उस एलिमेंट का नाम है जेआईटी। जेआईटी का मतलब होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ा जाए। अभी फिलहाल हमको फीचर्स ही जानना है, क्योंकि अगर सबके बारे में बताएँगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, वैसे वीडियो बहुत लंबा हो गया, है ना? लेकिन अगर आप वीडियो को देखेंगे बार-बार तो निश्चित रूप से आपको कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। हाँ, अगर इन केस आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, हम निश्चित रूप से उस कमेंट को मतलब आपके डाउट्स को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो जावा प्रोग्राम्स यूज्ड टू रन slow. To overcome the problem, along with interpreter, JavaSoft people मतलब जो जावा के डेवलपर्स हैं उनको जावासॉफ्ट पीपल के नाम से भी जाना गया, हैव इंट्रोड्यूस्ड जेआईटी। चूंकि इंटरप्रेटर स्लो होता है तो उन्होंने क्या किया, एक और कंपाइलर इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था जेआईटी, और जो कि इंटरप्रेटर के साथ वर्क करता है। और इंटरप्रेटर के साथ वर्क करने से जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की जो स्पीड थी वो इंक्रीज हो गई। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की स्पीड अगर अच्छी है तो हम कह सकते हैं कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ठीक है। अब एक कुछ और भी महत्वपूर्ण फीचर है, जैसे जावा एक मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको अगर ओएस पढ़े होंगे तो उसमें मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता था। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट लंबा है ना? इसको मल्टी थ्रेडिंग का एक चैप्टर है, वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा तो ज़्यादा सही है। वैसे हम इसका छोटा-सा ओवरव्यू दे दें। जैसे जो होता है, एक प्रोसेस होता है, एक मल्टी प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब हो गया कि अगर हमने कोई टास्क कंप्यूटर को दिया तो वो प्रोसेस हो गया। अगर मल्टीपल टास्क दे दिया तो मल्टीपल प्रोसेस हो गया। तो अगर कोई भी कंप्यूटर एक ही टाइम पे मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं वो मल्टी प्रोसेसिंग है। ठीक है? ऐसे ही जब जैसे हमने प्रोसेस को पढ़ा, मल्टी प्रोसेस के बारे में हमने बताया, वैसे ही थ्रेड होता है। थ्रेड किसी प्रोसेस का एक छोटा-सा पार्ट होता है ना? अभी ये कॉन्सेप्ट उतना अच्छे से शायद आपको क्लियर ना हो। थ्रेड किसी प्रोसेस का एक पार्ट होता है, खास करके जो पहली बार जावा पढ़ रहे होंगे उनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस टॉपिक को बाद में डिस्कस किया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? मैं बता रहा था थ्रेड किसी प्रोसेस का एक पार्ट होता है ना? और जो मल्टी थ्रेडिंग होता है, मतलब मल्टी थ्रेडिंग का मतलब एक से अधिक थ्रेड। तो मल्टी थ्रेडिंग होता है, एक मल्टी प्रोसेसिंग होता है। मल्टी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा बेटर होता है किससे? मल्टी प्रोसेसिंग से। इसके बहुत सारे अंतर हैं। आप इसको चाहें तो इंटरनेट से भी सर्च करके पढ़ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएँगी, है ना? जैसे मेमोरी का यूटिलाइज़ेशन मल्टी प्रोसेसिंग में ज़्यादा होता है, मल्टी थ्रेडिंग में मेमोरी कम कंज़्यूम होता है ना? इसमें क्या होता है कि थोड़ा-सा जो लुक होता है वीडियो वगैरह का वो थोड़ा-सा और अच्छा हो जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं, जिसकी वजह से मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आज के टाइम पे यूज़ किया जा रहा है। तो जावा मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है? स्केलेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि हम ज जावा के प्रोग्राम को किसी भी प्रकार के प्लेटफ़ॉर्म पे, किसी भी प्रकार के हार्डवेयर प्लेटफ़ॉर्म पे हम आसानी से इसको रन करा सकते हैं। अगला फीचर्स है डायनामिक का। तो जावा में जैसा कि हमने बताया कि जावा के प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी प्रकार के वेब एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो मतलब जावा में अगर एनिमेशन के बारे में आप जानते होंगे। एनिमेशन में क्या होता है कि हम एक ऐसा फीचर्स होता है जहाँ पे हम किसी ऑब्जेक्ट को डायनामिकली रोटेट करा सकते हैं, डायनामिकली मूव करा सकते हैं। तो ये एनिमेशन का भी फीचर्स जावा सपोर्ट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जावा एक प्रकार की अ, डायनामिक लैंग्वेज है, ठीक है? अब इसका जावा का यूज़ कहाँ-कहाँ पे होता है? तो जब जावा के यूज़ की बात करेंगे तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे एक्रोबैट रीडर, मीडिया प्लेयर, एंटीवायरस इस टाइप के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बनाने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? जावा का। ठीक है? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वेब एप्लीकेशन क्योंकि हमको जब तक ये नहीं पता ना कि जावा का इस्तेमाल हम क्यों पढ़ रहे हैं जावा? तो जावा आप इसलिए पढ़ सकते हो ताकि हम इस टाइप के कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन, कोई वेब एप्लीकेशन जैसे कोई भी वेबसाइट हो गया, है ना? तो इस टाइप के एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए भी हम लोग जावा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन जैसे बैंकिंग से संबंधित कोई एप्लीकेशन डेवलप करना होगा, तो उसके लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जावा T2 एक साइट होती है ना? एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह डेवलप करना होगा जहाँ पे ट्रांज़ैक्शन वगैरह करते हो, मोबाइल से संबंधित एप्लीकेशन,
जावा का इस्तेमाल एंड्रॉयड डेवलपमेंट में भी किया जाता है। एम्बेडेड सिस्टम जैसे एटीएम मशीन वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो जितने भी स्मार्ट कार्ड, रोबोटिक्स, गेम्स वगैरह भी में गेम ओम टाइप के भी एप्लीकेशंस को हम जावा में आसानी से डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और जावा से बने हुए जो जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, वो बहुत सिक्योर होते हैं, बहुत अ, कह सकते हो कि मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं, है ना? तो इस वजह से जावा आज के टाइम पे बहुत डिमांडेबल लैंग्वेज है, ठीक है? तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।